हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल संचार मीडिया स्टडीज़ हब में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने रूरल एंड अर्बन इंडिया के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम आगे के कुछ टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सोशल चेंज। अभी तक हमने पढ़ा सोसाइटी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि उस सोसाइटी में चेंजेस क्या हुए। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मॉडर्नाइजेशन। Modernization refers to the process of social, economic, and political transformation from traditional systems to modern structure based on rationality, equality, science, and progress. So, modernization है क्या? मॉडर्नाइजेशन सिर्फ थॉट्स सिर्फ या कपड़ों का या सिर्फ खाने का ही मॉडर्न होना नहीं, सिर्फ अपने मैनर्स का ही मॉडर्न होना नहीं, बल्कि हमारी थिंकिंग का, इक्वालिटी का, रैशनलिटी का और प्रोग्रेस का भी मॉडर्न होना है। ठीक है। तो मॉडर्निटी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। इसमें हमारा पर्सनल तो होता ही होता है, साथ में हमारा सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। जब हम ट्रेडिशनल सिस्टम से मॉडर्न स्ट्रक्चर, जो कि किस पे बेस है, रैशनैलिटी, रैशनैलिटी मतलब इंटेलिजेंस, थॉट प्रोसेस, थिंकिंग पे, इक्वालिटी, हमारा जो सोसाइटी है वो रेसिस्ट ना हो, किसी भी इंसान को इनइक्वालिटी का सामना ना करना पड़े। साइंस, साइंस का मतलब है फैक्ट एंड लॉजिक पे बेस्ड बातें, ओके, जिनके पीछे कोई रीज़न है, कोई फैक्चुअल रीज़न है। और प्रोग्रेस, ताकि सबका इक्वल प्रोग्रेस हो सके। सब लोगों को राइट टू एजुकेशन है, तो सब लोगों को स्कूल, सभी बच्चों को स्कूल जाने का मौका मिले, सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, कोई भी इलिटरेट ना रहे, सोसाइटी प्रोग्रेसिव हो। ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में बहुत मल्टीपल लोगों ने सोचा, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, पार्सन और बाबा साहेब अम्बेडकर। इन सभी लोगों ने मॉडर्नाइजेशन के ऊपर सोचा कि मॉडर्नाइजेशन क्या है और वो कैसे आ सकता है। ठीक है। तो उसका मतलब निकला कि इसका सिंपल एक मतलब है कि प्रोग्रेसिव चेंजेस, जब हम प्रोग्रेसिव चेंजेस से हम किन को रिप्लेस कर देते हैं, आउटडेटेड कस्टम्स को। मतलब जो पुराने रीति रिवाज हैं जिनका आज कोई मतलब नहीं, कोई लॉजिक नहीं है, हम उनको जब किसी साइंटिफिक, डेमोक्रेटिक और डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्रैक्टिस से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। साइंटिफिक यानी किसी लॉजिक, किसी रीज़न के ऊपर बेस्ड हो। डेमोक्रेटिक मतलब हर किसी को इक्वालिटी हो, कोई भी ऐसा ना हो कि बंधा हुआ है एक चीज़ में। ठीक है। डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्रैक्टिसेस मतलब कि जैसे आप कह सकते हैं कि प्रोग्रेसिव, जैसे हमने प्रोग्रेस के बारे में पढ़ा, तो हर किसी का डेवलपमेंट होना चाहिए, कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए। ओके। मॉडर्नाइजेशन में जो डिसीजन होते हैं वो लॉजिक बेस्ड होते हैं, ना कि सुपरस्टिशंस पे। उनके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। रिसर्च का एनकरेजमेंट होता है, टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस होते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, अर्बनाइजेशन होता है। ठीक है। और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है, अलग अलग जॉब्स आना, नई नई जॉब्स आना, अलग अलग एरिया का डेवलपमेंट हो रहा। अब देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो अलग अलग जॉब्स आएंगी, है ना। लोगों का पार्टिसिपेशन किस में, गवर्नेंस में, कि जो गवर्नमेंट हमारी लिए लॉ बना रही है क्या वो सही है या नहीं है, क्या उसमें कोई चेंजेस चाहिए या नहीं चाहिए, क्या हमारे किसी राइट का वायलेशन तो नहीं हो रहा है। ठीक है। और लॉ के आगे सब लोग इक्वल हैं, ये सबका राइट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो ये भी मॉडर्नाइजेशन का ही पार्ट है। ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन जहाँ कम हो, लोगों को कास्ट, कलर, जेंडर, रेस, इन सब के बेसिस पे भेदभाव ना हो। ठीक है। और जहाँ हमारा जो धर्म है,
रिलीजन है वो पॉलिटिक्स से सेपरेट हो। मतलब कि कहीं भी पॉलिटिक्स में रिलीजन ना आए, कहीं भी पॉलिटिक्स में ऐसा ना हो कि अरे ये तो क्रिश्चियन है, अरे ये तो हिंदू है, अरे ये तो मुस्लिम है ना। तो कहीं भी पॉलिटिक्स में रिलीजन का जो पर्दा है वो ना आए। ये सब जो प्रैक्टिसेस होती हैं ये मॉडर्नाइजेशन में आती हैं। मॉडर्नाइजेशन जो इंडिया में है वो ब्रिटिश राज के दौरान शुरू हुआ था, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में इसे कैसे ऐड किया गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसे कैसे बताता है कि मॉडर्नाइजेशन इंडिया में है। डेमोक्रेसी के थ्रू, सेक्युलरिज्म के थ्रू और फंडामेंटल राइट्स के थ्रू। कैसे मॉडर्नाइजेशन? डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा था ना कि कहाँ है, रैशनैलिटी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक जो होना चाहिए, प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। तो वही डेमोक्रेसी की किसी किसी भी चीज़ के ऊपर किसी एक का अधिकार नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब ही ये होता है जहाँ पे हर एक इंसान इक्वल है और जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक सर्वेंट है, ना कि पब्लिक रूलर। ओके। सेक्युलरिज्म, हमने अभी बात करी कि रिलीजन को पॉलिटिक्स से सेपरेट रखा जाए। कैसे? सेक्युलरिज्म के साथ, मतलब जहाँ सब धर्मों के लोग रहते हों एक साथ, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हों, हार्मनी और कॉमन ब्रदरहुड के साथ रहते हों। मतलब एक दूसरे को इंसान समझना ही सबसे बड़ा धर्म है। ह्यूमैनिटी इज़ द बिगेस्ट रिलीजन। ठीक है, अगर आप एक ह्यूमन हैं तो आपके लिए ह्यूमैनिटी पहले आनी चाहिए, आपका धर्म बाद में आना चाहिए। ठीक है, आप किसी एक्सीडेंट में फंसे हुए अदर पर्सन को इसलिए नहीं छोड़ सकते हो जस्ट बिकॉज वो आपके रिलीजन को बिलोंग नहीं करता है। आपका पहला जो धर्म होना चाहिए वो होना चाहिए मानवता, ह्यूमैनिटी। एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन के साथ जिस सलीके से व्यवहार करता है वो आपके अंदर होना चाहिए। ओके। फंडामेंटल राइट्स, मैंने बताया ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ, रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन, ये क्या है? फंडामेंटल राइट्स ही तो हैं हमारे, कि भाई हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नमेंट में, इलेक्शन में, है ना। हम लोग सभी लोगों को राइट टू इक्वालिटी है कि कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी बेसिस पे, है ना। तो ये सब क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं। हालांकि कुछ चैलेंजेस अभी भी हैं, जैसे कि इलिटरेसी, कई लोग आज भी इलिटरेट हैं। सोशल इनइक्वालिटी पूरी तरीके से नहीं हटी है सोसाइटी में, और कहीं कहीं लोग अभी भी रिलीजन के टूवर्ड्स इनटॉलरेंट हैं। वो किसी भी अदर रिलीजन को अपने आसपास सहने के लिए तैयार नहीं है, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि भले ही हमें नाम, जाति और धर्म और देश और हमारा रंग सब कुछ अलग कर दे, लेकिन हमारा जो शरीर है वो तो एक समान ही है ना। अगर एक क्रिश्चियन के पास दो हाथ हैं तो क्या एक हिंदू या किसी मुस्लिम या किसी सिख या किसी अदर रिलीजन के पास एक ही हाथ होगा या तीन हाथ होंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है ना। सबके पास दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, दो आंखें होती हैं, दो कान होते हैं। तो जब पूरी बॉडी आपकी ह्यूमन के एक जैसी है, सो वाई सच इंटॉलरेंस जस्ट बिकॉज कि सामने वाला पर्सन आपसे, आपके धर्म से रिलेटेड नहीं है, आपकी जाति से रिलेटेड नहीं है, या किसी और भी डिस्क्रिमिनेटरी रीज़न से आप उसे अपने आसपास पसंद नहीं कर रहे। तो दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। ओके। सो यहाँ पे लास्ट लाइन यही आती है कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि आप वेस्टर्न वेज को अडॉप्ट कर लो। ठीक है, कि आप वेस्टर्न खाना खाने लग जाओ, वेस्टर्न कपड़े पहनने लग जाओ, वेस्टर्न भाषा बोलने लग जाओ, ये मॉडर्नाइजेशन नहीं है। बल्कि जब आपकी सोसाइटी में एजुकेशन, इक्वालिटी और रैशनल प्रोग्रेस आएगी, उस और आपकी सोसाइटी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी किसी अच्छे रीज़न के लिए, तभी सही तरीके से मॉडर्नाइजेशन आ पाएगा। ओके। नेक्स्ट हमारे पास है वेस्टर्नाइजेशन। अब हमने पढ़ा था ना अभी 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 मॉडर्नाइजेशन में लास्ट लाइन यही आई कि मॉडर्नाइजेशन वेस्टर्न विचारों, वेस्टर्न कपड़ों को अडॉप्ट करना नहीं है। तो वेस्टर्नाइजेशन है क्या? तो वेस्टर्नाइजेशन है जब नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ ऐसे आइडियाज़, वैल्यूज़ और लाइफस्टाइल्स
को अडॉप्ट कर लेती है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को अडॉप्ट कर लेती है जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में होते हैं, और पर्टिकुलरली किधर, यूरोप में, अमेरिका में। तो जब कोई इंसान इन जगहों से रिलेटेड आइडियाज़, वैल्यूज़ और लाइफ़स्टाइल को अडॉप्ट कर लेता है, उसी को वेस्टर्नाइजेशन कहते हैं। ओके, तब आप वेस्टर्न हो गए, मॉडर्न नहीं। अगर आपने सिर्फ आइडियाज़, वैल्यूज़ और लाइफ़स्टाइल को, यानी खाना, कपड़े और भाषा को अडॉप्ट किया है, तो आप वेस्टर्न पर्सन हैं, मॉडर्न पर्सन नहीं हैं। मॉडर्न तभी होंगे जब आपके विचार मॉडर्न होंगे, जब आपकी सोसाइटी प्रोग्रेसिव होगी। ओके, तो इंडिया में सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट कौन लाए थे? एम.एन. श्रीनिवास। It features adoption of Western education, science and technology. Okay, growth of rationalism, individualism and human rights, जो वेस्टर्न साइड से है। ओके, अब यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा मॉडर्नाइजेशन का आपको मैटर दिखता है। एक्सेप्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर आइडियाज, मॉडर्न लाइफस्टाइल रिफ्लेक्टेड इन ड्रेस, लैंग्वेजेस, एडमिनिस्ट्रेशन। जब हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, तब हम बेसिकली बात कर रहे होते हैं सोसाइटी, उसके चेंजेस और थिंकिंग, इक्वालिटी, इन सब के बारे में। लेकिन जब हम वेस्टर्नाइजेशन की बात कर रहे होते हैं, तो उसमें नई चीज़ें ऐड हो जाती हैं, जैसे कि लाइफस्टाइल और ड्रेस, लैंग्वेज, है ना, ये सब चीज़ें वेस्टर्नाइजेशन में ऐड हो जाती हैं। ब्रिटिश रूल के दौरान जो इंडिया है, वो उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए, जैसे कि एजुकेशन सिस्टम चेंज हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चेंज हो गया, मिलिट्री सिस्टम चेंज हो गया। ठीक है, और जैसे कि राजा राम मोहन रॉय ने सती के खिलाफ, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ आवाज़ उठाई, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी, उन्होंने और अदर प्रैक्टिसेस के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो ये जो मूवमेंट्स है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स है, वो ब्रिटिश रूल के दौरान ही आए थे, है ना। तो क्यों आए थे? क्योंकि उन्होंने ब्रिटिशर्स, क्योंकि हम लोगों ने यूरोप और अमेरिका के जो आइडियाज़ हैं उनको अडॉप्ट किया, उनकी वैल्यूज़, उनके ह्यूमन राइट्स को, उनके थिंकिंग प्रोसेस, इंटेलिजेंस को अडॉप्ट किया, जिस वजह से ये सोशल रिफॉर्म्स आए। और आज हमारी जो सोसाइटी है उसमें सती और चाइल्ड मैरिज जैसी इविल प्रैक्टिसेस नहीं है, इसी वजह से नहीं है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन कॉल अ सोसाइटी अ मॉडर्न सोसाइटी। कैसे? जब वहाँ बिल्कुल ही ऐसे ट्रेडिशंस जो, जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनका कोई रीज़न नहीं है, वो ख़त्म हो जाए, जो एक ह्यूमन को उनके बेसिक राइट से ही जुदा कर रहे हैं, उन प्रैक्टिसेस को हटा देना इज़ मॉडर्नाइजेशन, इज़ मॉडर्न सोसाइटी। ठीक है, this is India didn't mean total imitation but inspired Indian to adopt modern values while preserving their cultural identity. अब इस लाइन का मतलब है कि इसका मतलब अब वेस्टर्न होने का मतलब ये नहीं है, या फिर ये जो भी हमने अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम, इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंडिया है उसने पूरी तरीके से ही वेस्टर्न यूरोप एंड अमेरिका के लोगों की तरह रहना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया। पूरी तरीके से इमिटेशन नहीं था, नकल नहीं करी, बंदर थोड़ी थे हम, है ना। हमारे वेद शास्त्रों में तो वैसे भी कहा गया कि हमारे पूर्वज तो बंदर नहीं थे, हमारे पूर्वज इंसान ही थे, है ना। लेकिन टोटल इमिटेशन नहीं था, है ना। केवल क्या था कि हम उनके वैल्यूज़ और आइडियाज़ से इंस्पायर्ड थे, और इसी वजह से बहुत सारे एजुकेशनल रिफॉर्म्स आए और नए इंस्टीट्यूशंस आए, है ना। और आज इंडिया क्या है, इसी वजह से एक डेमोक्रेटिक और इक्वल कंट्री है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे दिस इज़ वेरी गुड लाइन कि ट्रू प्रोग्रेस लाइज इन सेलेक्टिव अडॉप्शन। हर चीज़ की नकल करना ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ आपको सही लग रही है बस उसे ही ग्रहण करो। तो नेक्स्ट है संस्कृताइजेशन। तो संस्कृताइजेशन होता क्या है? संस्कृताइजेशन का मतलब होता है कि ये एक ऐसी सोशल प्रोसेस है। एक मिनट, 1 मिनट प्लीज़।
तो संस्कृताइजेशन एक ऐसी सोशल प्रोसेस है जिसमें लोअर या मिडिल क्लासेस ऐसे रिचुअल्स को इमिटेट करते हैं, ऐसे कस्टम्स को और ऐसे लाइफस्टाइल्स को, ऐसे बिलीव्स को अपनाते हैं जो कि किसके होते हैं, अपर कास्ट के होते हैं। किसके होते हैं, अपर कास्ट के। यानी जैसे कोई लोअर क्लास का बंदा है, वो अपर क्लास की कोई हैबिट को अपना ले, उसे कहते हैं सेंसिटाइजेशन। ठीक है। जैसे कि ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स किसका एग्जाम्पल है, अपर कास्ट का। ठीक है। ब्राह्मण की तरह पूजा पाठ करना, नहाना धोना रोज, अगर कोई इसका इमिटेशन करता है तो कोई लोअर कास्ट का पर्सन इसका इमिटेशन करता है तो उसको सेंस्कृताइजेशन कहते हैं। ओके। In order to raise their social status within caste hierarchy। क्यों? ताकि कास्ट सिस्टम के अंदर, कास्ट हायरार्की के अंदर उनका जो सोशल स्टेटस है वो बढ़ जाए। इस कॉन्सेप्ट को इंडिया में सबसे पहले एम.एन. श्रीनिवास ने ही इंट्रोड्यूस किया था। और उन्होंने इस प्रोसेस को डिफाइन कैसे करा था? The process by which a low Hindu caste or tribal or other group changes its customs, rituals, ideology, and way of life in the direction of a high and frequently twice born caste। ट्वाइस बॉर्न कास्ट का मतलब होता है कोई एक पर्सन जो अपनी, जो उसकी बर्थ कास्ट होती है उससे चेंज होकर के दूसरी कास्ट में बदल जाता है। कैसे? अपने कस्टम्स, अपनी रिचुअल्स, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके। ठीक है। किस किस डायरेक्शन में? हाई डायरेक्शन में। यानी हाई कास्ट के लोग जैसे रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, बातें करते हैं, सोचते हैं, उन सब को अपना करके, उनके लाइफस्टाइल को, उनके रिचुअल्स को, उनके ट्रेडिशंस को अपना करके जब लोअर कास्ट अपनी अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अपनाता है तो वो क्या हो जाता है, हाई कास्ट की तरफ बढ़ने लग जाता है। तो इसमें बेसिकली अपर कास्ट के प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना, ऐसी प्रैक्टिसेस को रिजेक्ट करना जिनको लो या फिर इम्प्योर माना जाता है। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि मोबिलिटी होती है कास्ट सिस्टम के अंदर। ठीक है। कास्ट को अबॉलिश किए बिना। तो सेंस्क्रिटाइजेशन एक इकलौता ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि कास्ट के अंदर भी मोबिलिटी है। मतलब अगर कोई हिंदू लोअर कास्ट से बिलोंग करता है तो वो अपर कास्ट में जा सकता है इजीली। कैसे? उनकी लाइफस्टाइल, उनकी आइडियोलॉजी, उनके कस्टम्स अपना करके। ठीक है। और इस और ये चीज़ करने के लिए आपको इकोनॉमिक चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप अपनी ही कास्ट में एक मोबिलिटी कर लेते हैं, आप अपनी कास्ट में लोअर से हायर पे पहुंच जाते हैं, तो उसकी वजह से आपकी इम्प्रूव्ड एजुकेशन आपको दिखने को मिलती है और इनकम लेवल्स। मतलब आपको मोबाइल होने के लिए, मोबिलिटी लाने के लिए कास्ट सिस्टम में ही इकोनॉमिक चेंजेस की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब आप लो से हाई कास्ट में पहुंच जाते हैं तो इस वजह से आपको अच्छी एजुकेशन भी देखने को मिलती है और इनकम लेवल भी आपके इम्प्रूव हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि without abolishing caste itself doesn't require economic changes। मतलब कास्ट में मोबिलिटी लाने के लिए इकोनॉमिक चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, बट ऑफन फॉलोज इम्प्रूव्ड एजुकेशन और इनकम लेवल्स। लेकिन मोबिलिटी होने के बाद जब आप लो से हाई कास्ट में चले जाते हैं तो उसके बाद आपकी इम्प्रूव्ड एजुकेशन और इम्प्रूव्ड इनकम लेवल देखने को मिलता है। इट प्लेड अ मेजर रोल इन सोशल चेंजेस। सोशल चेंजेस में बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है, खास करके गांव में। भारत के जो गांव हैं वहाँ, क्योंकि गांव में ज़्यादा कास्ट सिस्टम होता है ना। शहरों से ज़्यादा कास्ट सिस्टम गांव में ही होता है। तो बहुत सारे ऐसे कास्ट ग्रुप्स हैं जिन्होंने अपना
जो स्टेटस है उनको कैसे इम्प्रूव किया, अपने आप को हायर क्लेम करके, अपने आप की पोजीशन बढ़ा करके, है ना, ऐसे कस्टम्स फॉलो करके जो हाई क्लास करती है। ठीक है, तो इस ये जो चीज़ है ना, ये जो सेंसिटाइजेशन है, ये आपके कास्ट सिस्टम को चैलेंज नहीं करती है, लेकिन उसको क्या कर देती है, रीशेप कर देती है। रीशेप का मतलब एक अलग ही ढांचे में ढाल देती है, नए ढांचे में ढाल देती है। तो इंडिया में ये एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि जो कल्चरल इमिटेशन है, मतलब किसी और के कल्चर, किसी और के ट्रेडिशन, यानी किसी हायर क्लास के या हायर कास्ट के, बेसिकली यहाँ पे कास्ट ज़्यादा प्रोमिनेंट वर्ड है क्लास के मुकाबले, तो किसी हायर कास्ट के कल्चर और कस्टम्स और ट्रेडिशंस को अपना करके एक लिमिटेड सोशल अपलिफ्टमेंट देखने को मिलता है। लिमिटेड अपलिफ्टमेंट मतलब थोड़ा सा ही सही, लेकिन जो लोअर क्लास है वो लोअर कास्ट है वो हायर कास्ट में मूव कर सकती है। किसकी हेल्प से? संस्कृताइजेशन की हेल्प से। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की वीडियोस में हम कुछ ऐसे ही टॉपिक्स कवर करते रहेंगे। तो मिलते हैं आगे की वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।